नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज का वीडियो एकदम खास है। सुबह सुबह मैं आपको कई खबर देने वाला हूं। खबर सिवान से जुड़ी है, खबर झंझारपुर से जुड़ी है और खबर महाराजगंज से जुड़ी है। इन तीन लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा लगभग हो गई है। सिवान से तो आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को पीला लिफाफा थमा दिया है। उधर झंझारपुर से वीआईपी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और महाराजगंज का मामला कहां अटका है, आज चर्चा इसी बात की होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सिवान पर ही बात करते हैं। सिवान जो 23 लोकसभा क्षेत्रों में से एक वो क्षेत्र था जहां से राजद ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई थी, लेकिन सिवान एक ऐसा क्षेत्र था जहां टिकट होल्ड पे रखा गया था। अब वह सस्पेंस समाप्त हो गया है। अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया गया है, पीला लिफाफा थमा दिया गया है। ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे होंगे कि अवध बिहारी चौधरी लालू यादव से पीला लिफाफा ले रहे हैं, तेजस्वी यादव भी हैं और वे दोनों मिलकर अवध बिहारी चौधरी को वो पीला लिफाफा दे रहे हैं जिसका इंतजार अवध बिहारी चौधरी को लंबे समय से था। अवध बिहारी चौधरी पिछले 20 दिनों से लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन जब 22 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई और सिवान को होल्ड पे रखा गया, तब से सिवान लोकसभा क्षेत्र को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या लालू यादव हिना साहब से फिर बात करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हिना साहब ने इससे स्पष्ट इनकार किया और कहा कि वे हर कीमत पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद अब अवध बिहारी चौधरी को पीला लिफाफा थमा दिया गया है। इससे अब ये क्लियर हो गया है कि सिवान की जो अब लड़ाई है वो त्रिकोणीय होगी। हिना साहब, अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी, इन तीनों के बीच सिवान की जो लड़ाई है वो होने वाली है। जदयू से विजय लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है और अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट मिल गया है। अब इसके बाद सिवान की राजनीति जो है वो कई बिंदुओं पर घूमेगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थक उनके गोलबंद होंगे। हिना साहब काफी लंबे समय से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, उनके समर्थक उनके साथ लगे हुए हैं। वे राजद का पोल भी खोल रही हैं और आरजेडी का अब जब टिकट अवध बिहारी चौधरी को मिल गया है तो यहाँ माई समीकरण में दरकरार संभव है और यहाँ माई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा, ये तय मानिए। इसके बाद यदि विजय लक्ष्मी की बात करते हैं तो अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब के बीच जो लड़ाई है उसका कितना लाभ विजय लक्ष्मी को मिलेगा ये भी देखना बाकी है, क्योंकि विजय लक्ष्मी भी पहली बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी है। उनके पति रमेश कुशवाहा जदयू से विधायक रह चुके हैं जीरादेई के और फिलहाल वे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने उस पद को छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिया और तब विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया। सिवान का पूरा मामला यही था और इसी सिवान को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी बनी हुई थी। अब बात करते हैं जरा झंझारपुर की। झंझारपुर से वीआईपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ से वीआईपी गुलाब यादव को चुनावी मैदान में उतारेगी। गुलाब यादव चुनाव प्रचार पे लग भी गए थे, जुट भी गए थे, वे बोल भी रहे थे कि वीआईपी से उनको टिकट मिलने जा रहा है। गुलाब यादव वही है जो पिछले चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी थे और रामप्रीत मंडल जदयू के जो अभी निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने गुलाब यादव को पराजित किया था। गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव भी विधान पार्षद सदस्य हैं। उनकी बेटी भी मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि गुलाब यादव की राजनीति में कितनी मजबूत पकड़ है। आरजेडी के विरोध के बावजूद गुलाब यादव झंझारपुर और मधुबनी में अपनी खास पकड़ रखते हैं। पैसे का मामला हो उसमें भी गुलाब यादव सामर्थ्य रखते हैं और ऐसे में अब गुलाब यादव का अगला कदम क्या होगा, इसी पर झंझारपुर की राजनीति टिकी हुई है।
फिलहाल वीआईपी ने इस यहाँ से सुमन महासेठ को टिकट दे दिया है। सुमन महासेठ के बारे में कहा जाता है कि 2015 में सुमन महासेठ मधुबनी से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीतकर विधायक बन गए थे। 2020 में जो चुनाव हुआ विधान सभा का, उसमें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से ही वे टिकट पे चुनाव लड़े और मामूली अंतर से 7-8 हजार के वोटों के अंतर से वो मधुबनी में चुनाव हार गए। फिलहाल वो बीजेपी ज्वाइन किए थे। सुमन महासेठ का जो राजनीतिक ग्राफ है वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सदस्य रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अंततः मुकेश सहनी ने एक बीजेपी के कैडर उम्मीदवार पर फिर से भरोसा कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ी और 4 विधायक जो बीजेपी के ही बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को दिया था, और वो जैसे जैसे वो अलग हुए उसके बाद वे किसी भी उस तरह के लोगों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन सुमन कुमार महासेठ के मामले में मुकेश सहनी की क्या मजबूरी थी ये समझना अभी परे है, क्योंकि सुमन महासेठ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो समर्थवान हैं, धनवान हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में झंझारपुर का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से रामप्रीत मंडल हैं, दूसरे तरफ से सुमन कुमार महासेठ जिनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। रामप्रीत मंडल भी पैसे के मामले में संपन्न हैं, और तीसरे जो गुलाब यादव है उन्हें भी कहा जाता है कि इस मामले में वे भी किसी से कम नहीं। तो अब गुलाब यादव का क्या कदम होगा इस पर झंझारपुर की राजनीति टिकी हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जरा महाराजगंज का, क्योंकि महाराजगंज सिवान तो क्लियर हो गया, आरजेडी को वो सीट चला गया, अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया, लेकिन महाराजगंज पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की न जाने वो क्या मजबूरी है कि महाराजगंज सहित 6 सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर पा रही है। बिहार में न जाने कांग्रेस को कौन सा डर सता रहा है जिसके वजह से वे अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रही है। वैसे महाराजगंज से आकाश कुमार सिंह, अरुण कुमार का नाम चर्चा में है। विजय शंकर दुबे के नाम को भी लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावे कई प्रत्याशी हैं जो अंदर ही अंदर कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो देखना है कि इन तीनों में से कोई प्रत्याशी बनता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भी आपके सामने आता है। तो आप इंतजार कीजिए और बिहार की राजनीति का आनंद उठाइए, क्योंकि बिहार में तो अभी बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है। तो देखिए इस सरकार में और क्या क्या होता है, और जो ये चुनाव होता है उसमें कैसे माहौल बनता है। तो चलिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।